पाकिस्तान का जन्म और प्रारंभिक दिन। लेखक श्री प्रकाश। चैप्टर 7। सिंध में भारतीय मुसलमान। देश के दुखद विभाजन के बाद और पाकिस्तान की स्थापना होने पर जो बहुत से मुसलमान बचे हुए भारत के विभिन्न अंचलों में रहते थे, वे ये अभिलाषा करने लगे कि हम भी उस नवनिर्मित स्वतंत्र राज्य में चले जाएं। उनकी ऐसी भावना थी कि पाकिस्तान पूर्ण रूप से मुस्लिम राज्य होगा, क्योंकि मुसलमानों के लिए ही एक नया देश पुराने संयुक्त देश को काटकर बनाया गया था। उनका विचार था कि वे इस नए राज्य में सुखी रहेंगे और जो उनके धार्मिक और सांप्रदायिक विचार हैं, उनके अनुसार वे जीवन व्यतीत कर सकेंगे। उनको कुछ ऐसा ख्याल हुआ कि जैसे ही वे पाकिस्तान पहुंचेंगे, वैसे ही उनमें जो दरिद्र हैं वे धनी हो जाएंगे और जो पहले से संपन्न थे वो और भी ऊंचा पद और गौरव प्राप्त कर सकेंगे। ये तो स्पष्ट ही था कि भारत के सब मुसलमान पाकिस्तान में उपयुक्त संस्थान और जीविकोपार्जन के साधन नहीं पा सकते थे। पर यह भी सत्य है कि उनमें से अधिकतर का ये विचार अवश्य था, यदि उनके लिए वहां जाना संभव हो तो वे चले जाएं। ये विचार करना चाहिए कि वास्तव में कैसे लोग गए। पहले तो वे लोग गए जो राजनीति में विशिष्ट स्थान रखते थे और मुस्लिम लीग के नेता थे। उनका पाकिस्तान जाना स्वाभाविक था, क्योंकि अंग्रेज शासक यहाँ से जाने के पहले उन्हीं के हाथों में नए राज्य के प्रबंध का भार सुपुर्द कर गए थे। मुस्लिम उच्च सरकारी अधिकारियों का भी वहां चला जाना ठीक ही था, क्योंकि उन्हें वहां की शासकीय व्यवस्था करनी थी। उनके अतिरिक्त व्यापारी और उद्योगपति थे, जिन्होंने ऐसा विचार किया कि नए राज्य में वे अपना कारोबार बढ़ा सकेंगे और अधिक स्वतंत्रता की प्राप्ति कर सकेंगे। राजनीतिज्ञ और कर्मचारी गण तो भारत के उत्तरीय खंड के थे, पर व्यापारी और उद्योगपति बंबई के थे। इन सब के अतिरिक्त सामान्य मुस्लिम गण भी थे, जो भी पृथक मुस्लिम राज्य की कामना रखते थे और अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए पाकिस्तान जाने लगे। प्रवीण राजनीतिक गण तो पाकिस्तान में सर्वोच्च अधिकारी हो गए। महाराज्यपाल यानी गवर्नर जनरल, राज्यपाल, मंत्री और राजदूत आदि के काम उन्होंने संभाले। जो सरकारी कर्मचारी थे वे वैसे पदों पर आसीन हुए जैसे कि संयुक्त भारत में छोड़कर वे पाकिस्तान चले गए थे। बंबई से बहुत से ऐसे व्यापारी गए जो मुसलमानों के अंतर्गत खोजा और वोरा समुदायों के थे। उन्होंने अपने पुरुषार्थ से यहाँ पर अपने को स्थापित किया। बंबई और भारत के अन्य प्रदेशों से वे अपना संपर्क बनाए रहे। उनके रिश्तेदार दोनों तरफ रहे। उनमें यह सांप्रदायिक कटुता नहीं थी जो राजनीतिज्ञों और सरकारी कर्मचारियों में थी। उनकी मातृभाषा गुजराती है, वे उसी भाषा में अपना सब कार्य करते रहे। वे संपन्न रहे। वे हिंदू व्यापारियों से अपना पुराना संबंध बनाए रहे। उन्हें अपने व्यापार से ही मतलब था। उन्हें राजनीति में कोई रुचि नहीं थी। उनकी धार्मिक भावनाएं, संपत्ति संबंधी उनके कानून आदि भी बहुत कुछ हिंदुओं की प्रथाओं से मिलते हैं। उनमें से बहुत थोड़े पाकिस्तान गए। आज भी बंबई ऐसे नगर के सामाजिक और व्यापारिक संस्थानों में उनका बहुत ऊंचा और महत्व का स्थान है। वास्तव में पाकिस्तान की स्थापना से न उन्हें अधिक लाभ हुआ और न ही किसी प्रकार की हानि। पर सामान्य नर नारियों की दशा पर भी विचार करना उचित और आवश्यक है। उदाहरणार्थ, उत्तर प्रदेश में बहुत से मुस्लिम बुनकर हैं। जैसा जगत प्रसिद्ध है, दस्तकारी और अन्य प्रकार के शारीरिक श्रम की कलाओं में मुसलमान प्रवीण होते हैं। हमारे देश में अन्य जातियां बहुत तीव्रता से उत्पन्न हो जाती हैं, जो उन्हें किसी विशेष प्रकार के कार्य में लगे रहते हैं। वे दूसरे प्रकार के कामों में हस्तक्षेप नहीं करते। उत्तर प्रदेश में प्रायः मुसलमान ही बुनकर होते हैं। महाराष्ट्र और मद्रास में हिंदू बुनकर भी हैं, पर उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या नहीं के बराबर है। काशी ऐसी नगरी यदि एक तरफ प्राचीन आर्य हिंदू विद्या, धर्म और परंपरा का केंद्र रही है, तो दूसरी तरफ वह अपने किमखाब और हाथ के बने हुए अन्य प्रकार के सुंदर वस्त्रों के लिए भी बड़ी प्रसिद्ध रही है। यदि आज काशी के सब मुसलमान कारीगर स्थायी रूप से यहाँ से चले जाएं, तो इसका गौरव और वैभव लुप्त भी हो जाएगा। इसी प्रकार से आजमगढ़ जिले के मऊनाथ भंजन और फैजाबाद जिले के टांडा में मुसलमान बुनकर हैं। यदि उनके व्यवसाय से
उन्हें जीविकापार्जन के साधन मिलते हैं, तो साथ ही ये भी स्वीकार करना होगा कि उनकी कला के कारण जनसाधारण को आवश्यक वस्त्र भी मिलते हैं। जब कभी ऐसे बुनकर आरंभिक जोश में कराची पहुंचते थे और पीछे मुझसे मिलते तो अपनी करुण कहानी सुनकर मुझे बहुत दुख होता। काशी में तो बहुत से ऐसे लोग पाकिस्तान गए, पर पीछे उन्हें पता चला कि उनके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। पाकिस्तान में ऐसे साधारण मुसलमानों के लिए जो भारत से गए थे, न स्थान था और न रोजगार। उनके लिए स्वाभाविक था कि वे वापस जाना चाहें। मुझे स्वयं उनके प्रति कोई विकार नहीं था, मेरी तो उनके साथ सहानुभूति थी। मुझे दुख था कि उनके नेताओं ने उन्हें पथभ्रष्ट किया। नेतागण ने स्वयं किसी प्रकार का कष्ट नहीं उठाया, पर साधारण जन को उनके कारण अत्यधिक संकट का सामना करना पड़ा। जितनों को मैं भेज सकता था मैंने वापस भेजा। मेरे लिए यह कहना उचित होगा कि इस बात को देखकर मुझे बहुत ही दुख हुआ कि पाकिस्तान के शासन ने उन मुसलमानों के साथ कोई सहानुभूति नहीं दर्शाई जो भारत से चले जा रहे थे। वास्तव में उन्हें यह अधिकार था कि वह पाकिस्तान के शासन से पूर्ण सहायता प्राप्त करते। पाकिस्तान के उच्च कोटि के नेतागण संभवतः यह चाहते थे कि पाकिस्तान से सब हिंदू चले जाएं और जो भारतीय मुसलमान आए हैं वे भी चले जाएं। उन्हें इसी में संतोष था कि उन्हें शासन करने के लिए एक देश मिल गया है। नेतागण उन्हीं मुसलमानों के दुख के प्रति उदासीन थे जिनके लिए और जिनकी मदद से पाकिस्तान की स्थापना हुई। भारत से आए हुए मुसलमान नर नारी कराची के स्थानीय विद्यालयों और अन्य संस्थाओं के भवनों में भर गए थे। मैं उन्हें बीच बीच में देखने जाता था। वैधानिक दृष्टि से मैं उनके लिए अधिक उत्तरदायी था क्योंकि वे भारतीय थे। मेरा उत्तरदायित्व पाकिस्तान के हिंदुओं के लिए नहीं था क्योंकि उनके लिए सारी जिम्मेदारी पाकिस्तान के शासकों की थी। पर जैसी कि उस समय की अवस्था थी, उनमें वस्तु स्थिति बिल्कुल उल्टी हो गई थी। वहाँ के हिंदुओं के योग क्षेम का भार भारतीय उच्चायुक्तालय पर था और पाकिस्तान के शासन की जिम्मेदारी उन मुसलमानों के लिए हो गई जो भारत से चले आ रहे थे। मैं नहीं कह सकता कि कभी भी किसी देश के दूसरे देश में भेजे गए राजदूत की वास्तविक स्थिति कैसी रही होगी या हो सकती थी जैसी उस समय मेरी थी। जब मैं उन दिनों का और अपने अनुभवों का स्मरण करता हूं तो उनकी वास्तविकता पर थोड़ी हंसी आती है, पर दशा ऐसी दुखद और गंभीर थी कि हंसने की कोई गुंजाइश नहीं थी। काम इतना अधिक था कि शांति के साथ बैठकर विचार करने का भी समय नहीं मिलता था। भारत से आए मुसलमानों की कठिनाइयों को सुनने वाला कोई नहीं था। अधिकारी यही चाहते थे कि वे सब बाहर वापस चले जाएं। वे ये चाहते थे कि पाकिस्तान से सब हिंदू भी चले जाएं और वे एकांत में राज्य प्राप्त करना चाहते थे। वास्तव में भारत के शासन ने हर प्रकार का प्रयत्न कर उन हिंदुओं को आश्रय दिया जो पाकिस्तान से आए थे। इतने पर भी बहुत शिकायत की गई और की जाती है कि जितनी उनकी फिक्र की जानी चाहिए उतनी नहीं की गई। वे स्वयं बड़े रोष से भरे रहे। पूर्वी बंगाल से आए शरणार्थियों की विशेषकर ऐसी दशा रही। जो मुसलमान पूर्वी पंजाब से गए वे अवश्य हिंदुओं के प्रति बड़े रोष से भरे हुए थे क्योंकि उन्हें बहुत कष्ट सहना पड़ा था। पर जो मुसलमान देश के बाकी भागों से पाकिस्तान गए उनमें ऐसी दुर्भावना नहीं थी। जहां तक मुझे मालूम है कि जो मुसलमान पश्चिमी बंगाल से पूर्वी बंगाल में गए उन्हें भी हिंदुओं के प्रति कोई विकार नहीं था। जो मुस्लिम शरणार्थी सिंध आए उन्होंने ये कठिन समस्या उपस्थित की कि वे शहरों में ही बसना चाहते थे। कराची नगरी के लिए स्थिति विशेषकर कष्टदायी हो गई। उस समय के सिंध के मुख्यमंत्री जनाब खुरो साहब ने मुझसे कहा कि पहले से ही गांव और छोटे कस्बे खाली पड़े हुए हैं क्योंकि वहां के सब हिंदू चले गए, तो जो मुसलमान भारत से आए हैं उन्हें वहीं जाना चाहिए। वे कराची में ही रहना चाहते हैं। कराची सबको कैसे बसा सकती है? नगर की आबादी पहले 9 लाख की थी, मेरे समय में 15 लाख की हो गई। जहां तक मुझे मालूम हुआ है आज भी शरणार्थियों की दशा संतोषजनक नहीं है। देश के विभाजन ने ऐसा अद्भुत दृश्य उपस्थित किया जैसा कि कभी भी पहले इतिहास में नहीं देखा गया था। इसके कारण करोड़ों की संख्या में स्त्री पुरुषों ने एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए महाप्रस्थान किया। हमारे देश में अनेक आक्रमण हुए हैं, कितनी ही क्रांतियां भी हुई हैं,
बहुत से राज्य एक शासक के हाथ से दूसरे शासक के हाथ में गए, पर कभी भी बड़ी बड़ी संख्या में सारी की सारी आबादी एक जगह से दूसरी जगह नहीं चली गई। महामारी, दुर्भिक्ष और नदियों की बाढ़ के कारण अथवा अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए कुछ लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए होंगे, पर शासकों के परिवर्तन मात्र से सारा का सारा जनसमूह अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगह नहीं गया। मेरा कुटुंब काशी में 15 पीढ़ियों से और प्राय 300 वर्षों से बसा हुआ है। इस बीच में नगर में कैसे कैसे युद्धों और कैसी कैसी क्रांतियों का अनुभव नहीं किया है, पर हम वहीं रह इसमें शिक्षा ही लेनी चाहिए और आगे के लिए सतर्क और सावधान रहना चाहिए। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ये सवाल उठता है मन में कि इस तरह की दोहरी मानसिकता के साथ जब पाकिस्तान बनाया गया और बना और चलने लगा कि यहां से सारे हिंदू तो चले जाएं, पर जो भारत से मुस्लिम आ रहे हैं, जो निम्न श्रेणी के हैं, वो यहां ना आए, क्योंकि उनके आने से उनकी सुविधा में बंटवारा होता है। वे उन्हें रखने को तैयार नहीं थे। और अफसोस की बात यह है कि ये वही लोग थे जिनकी मदद से पाकिस्तान बना था, जिनके लिए पाकिस्तान बना था, लेकिन नए पाकिस्तान में उनके लिए जगह नहीं थी। शासकों के मन में उनके लिए कोई प्यार नहीं था, कोई संवेदना नहीं थी। वे चाहते थे कि वो यहां ना रहें। ये अपने आप में एक ऐसी विरोधाभासपूर्ण स्थिति है जिस पर आज भी विचार हो रहा है। और जैसा कि अल्ताफ हुसैन कहते हैं कि सदी की सबसे बड़ी भूल है ये विभाजन, ये बार बार हमें लगती है कि ये सचमुच उन्होंने सही कहा है कि ये जो लोग यहाँ से गए दरबदर होकर, उजड़ कर, और एक स्वर्णिम भविष्य की तलाश में कि हाँ वो उनका एक मजहबी आधार पे बना हुआ जो देश है वो उनका स्वागत करेगा, उस देश ने उनका स्वागत नहीं किया, क्योंकि वो गरीब गुरबा थे, वो कमजोर लोग थे, वो उजड़े हुए बर्बाद हाल लोग थे। नमस्कार।